हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देख रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट पार्ट कर लिए, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, बहुत डिटेल में। अभी हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। एग्जांपल्स वगैरह हमने साथ साथ में देख रहे थे टॉपिक्स के, कि जो सेकेंड लॉ में क्वेश्चंस थे मोस्टली वो हमने सेकेंड लॉ वाले वीडियो में ही कर लिया था। अभी आगे बढ़ने से पहले ये जो सारे कंटेंट है ये सारे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली एंड टीचर्स को डेडिकेटेड है ना। और आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स, टीचर की रिस्पेक्ट करें किसी भी कॉस्ट पे, और खाली उन्हीं को फ्रेंड्स बनाएं जो आपको मोटिवेट करते हैं लाइफ में। थैंक यू। एक बार आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो एक बार बस क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो ये वेलोसिटी या फिर ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है चेंज करेगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक स्टेट चेंज नहीं होगा। दूसरा लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन या मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना मोशन चेंज होगा। उसका इसने फॉर्मूला भी दिया है फिजिकल टू एम ए का, और जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का एक और है। और इसने गिव बर्थ फॉर टू टर्म्स, दो टर्म्स निकाले इसने यहाँ से, एक मोमेंटम निकाला, एक कोरिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मास निकाला। पहले लॉ ने आपको इनर्शिया दिया था। थर्ड लॉ कह रहा है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बस ये है कि पहले भी फोर्स लगाएगा पहला ऑब्जेक्ट, दूसरे पे फोर्स लगाएगा, जब इस पे लगाएगा फिर बाद में क्या करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट अप्लाई करेगा। मतलब ये अप्लाई करेगा कि ये अप्लाई किया, इसको बोलेंगे एक्शन। क्या बोलेंगे? एक्शन। ये जो वापस अप्लाई करेगा वॉल, बॉल नहीं वॉल, वॉल क्या करेगा? रिएक्शन। और अगर ये एफ है तो ये क्या होगा? माइनस एफ। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है ना, ये नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो कह रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ये पॉसिबल है कि मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो? और ये कह रहा है यस, तो बताओ क्या कंडीशन है जिसमें ये प्लेस किया गया है। तो देखो आंसर क्या बनना है इसका? है ना, तो यस इट इज पॉसिबल। Yes, it is possible to have some velocity without any external force, है ना। अब एग्जाम्पल क्या बन सकता है इसका, है ना। एग्जाम्पल कैन बी अ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन, है ना, ट्रेवलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है एक रोड पे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और एयर ड्रैग भी क्या है, जीरो है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक आप कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे। जैसे ब्रेकिंग हो गया, है ना भाई, किसी ने ब्रेकिंग लगा दिया तो रुकेगा, है ना। ब्रेकिंग के बाद कुछ फ्रिक्शन लग गया, है ना, या कुछ भी रीजन हो सकता है, बट जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ये क्या कह रहा है, एक कारपेट पकड़ा, कारपेट को पीटा डंडी से और डस्ट बाहर आ गई। ऐसा क्यों हुआ? तो ये एक कारपेट है, जब आप इस पे स्टिक मारते हो, है ना, अभी क्या है, पूरा कारपेट क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा।
तो जब आप स्टिक मारोगे तो जो डस्ट पार्टिकल है, तो जो डस्ट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू 0 थी। बट जब आपने चादर पे स्टिक मारा तो चादर की कुछ वेलोसिटी आई, v इज इक्वल टू सम अमाउंट आ गया, मान के चलो कि a आ गया, b आ गया, कुछ भी आ गया है ना। तो जब चादर की तो वेलोसिटी है, बट डस्ट पार्टिकल ड्यू टू इनर्शिया, है ना, डस्ट पार्टिकल will try to maintain its original state, and hence it will be separated from क्या, कारपेट। ठीक है, समझे कि जब आप चादर को पीटोगे तो चादर की कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, बट डस्ट पार्टिकल की ओरिजिनल वेलोसिटी 0 थी, ये इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। जैसे ही करेगा चादर नीचे, डस्ट पार्टिकल ऊपर, डस्ट बाहर आ गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि जब भी आप लगेज को एक बस के रूफ पे रखते हो तो उसको रस्सी से क्यों बांधना चाहिए। मान के चलो ये बस है ना, ये बस है। अब बस में आपने क्या किया, लगेज रख दिया, बस चल रही है 80 के स्पीड पे। अब जैसे कुछ डिवाइडर आया, कुछ ब्रेकर आया, गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी, है ना, जैसे ही ब्रेक मारी तो फ्रिक्शन लगा, गाड़ी रुकेगी। अब गाड़ी तो रुकेगी, बट लगेज क्या कह रहा था कि भाई मेरी वेलोसिटी कितनी है, 80 की, और मैं इसको ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया लगेज will try to maintain its state of motion even if there is brake applied by the bus. Hence, it can fall forward or backward during acceleration. तो ब्रेक मारा तो आगे जा सकता है, एक्सिलरेट किया तो पीछे जा सकता है। Hence, it is always advisable, always advised, है ना, टू टाई लगेजेस प्रॉपरली, है ना, ऑन द रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैट्समैन था, है ना, उसने क्या किया, क्रिकेट बॉल को हिट किया, विच देन रोल्स ऑन टू लेवल ग्राउंड। कि लेवल ग्राउंड का मतलब प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड है, इस पे चौका मार रहा था वो, बॉल को हिट गया, बॉल ऐसे जा रहा है इस पे। एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉल रेस्ट पे आ गया, द बॉल सोज स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, क्यों, एक तो क्या बैट्समैन ने बॉल को हार्ड इनफ हिट नहीं किया होगा, चलो ठीक है, मतलब दूसरा क्या कह रहा है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। चलो तीसरा क्या कह रहा है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, है ना, देयर इज फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। ये फोर्स कौन अप्लाई करेगा, अप्लाइड बाय ग्राउंड। तो इस फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शन। तो अगर बल्ले से लगी बॉल और फ्रिक्शन ना होता तो वो जाता, कोई जाता उसको रोकता नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका, सी। और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी तो गलती है।
ए तो चलो ठीक है, कोई बोले और जोर से मारता निकल जाती बॉल, वो एक अलग बात है, बट वैसा आंसर नहीं है, है ना। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, एक्सिलरेशन होता है, एक्सिलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सी, है ना। अब एक ही कह रहा है कि एक ट्रक है, वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट का मतलब क्या हो गया, u इज इक्वल टू 0, है ना। और रोल्स डाउन अ हिल, मतलब एक पहाड़ी से उतर रहा है, एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है कितना, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, कितने में, टाइम कितना है, 20 सेकंड में, है ना। तो इसका एक्सिलरेशन निकालना है, एक्सिलरेशन क्या रहेगा, और फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। तो कह रहा है कि फिर उसके बाद फोर्स निकालो कितना होगा, जबकि मास कितना है, 7 टन। तो लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन लिखा है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो वो फॉर्मूला नहीं लगाते, तो उसमें क्या था, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो इसमें u भी अननोन है, v u पता है, v नहीं पता, a नहीं पता, t पता है, तो इससे नहीं निकाल पाएंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें v नहीं पता, a नहीं पता, तो इससे भी नहीं निकाल पाएंगे, s पता है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें क्या है, s पता है, u पता है, t पता है, बस a नहीं पता। मतलब जब इक्वेशन में एक ही अननोन हो तो हम वो उस अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अगर एक इक्वेशन में दो अननोन हुए तो एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो तो एस कितना है, 400 मीटर, यू कितना है 0, इंटू टाइम कितना है 20 सेकेंड, प्लस हाफ, ए कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 20 × 20, तो ये पूरा 0 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 20 × 20, दैट इज 400। 400 से 400 कट गया, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है कि फोर्स निकालो कितना लग रहा है, तो एफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, बट मास किस में होना चाहिए, केजी में। तो मास दिया क्या है, 7 टन, और 1 टन में कितना केजी होता है, 1000, तो 7000 केजी। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7000 इंटू 2, यानी कि 14000 न्यूटन, क्या लगेगा आपका फोर्स, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टोन है, 1 किलो का स्टोन है, इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। पता नहीं कौन फेंक दिया 1 किलो का स्टोन। तो एंड रेस्ट में आ गया 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो m कितना आ गया 1 kg, वेलोसिटी यानी कि u, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, और फ्रोजन सरफेस में ट्रेवल कितना किया 50 मीटर, और फिर v कितना आ गया इसका 0, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, है ना। तो फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मास क्या दिया हुआ है। तो वापिस s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a निकालना है, और v दिया हुआ है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का फॉर्मूला था। तो v 0 है, u गिवन है, s गिवन है, खाली a निकालना होगा। तो -20 इंटू 20 यू स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2, a कितना है नहीं पता, s कितना है 50, ठीक है।
तो 52 जा कितना हो गया 100, और ये दोनों जीरो कट गए, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? क्योंकि यूनिट सारे किसमें है, मीटर पर सेकेंड में। f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m इंटू ए, मास कितना है 1 kg, ऐसा यूनिट में 1 ही रखना है। ए कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना लगा -4 न्यूटन का क्या लगा फोर्स। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8000 किलो का इंजन एक ट्रेन को पुल करता है, जिसमें कितने हैं टोटल 5 वैगन। हर वैगन का वेट है 2000 किलो अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, मतलब एकदम ऐसा ट्रैक, एकदम ऐसा। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, और ट्रैक ऑफर करता है फ्रिक्शन 5000 न्यूटन, तो कैलकुलेट करो क्या नेट एक्सिलरेशन है ना, फोर्स एंड एक्सिलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो ये कह रहा है कि ट्रेन जा रही है ना, ट्रेन में कितनी बॉगी है ना, ट्रेन में 5 बॉगी, 1 2 3 4 5। ट्रेन में कितनी बॉगी 5 बॉगी, इसमें भी व्हील होंगे। तो एक ट्रेन में 5 बॉगी, और इसका वजन कितना 8000 kg, और इन सब का वजन कितना 1 2 3 4 5, तो 2000 दिया हुआ है एक का इंटू 5, तो 10,000 प्लस 8000 कितना हो गया 18,000 kg है ना, कितना हो गया मास। ठीक है, और अब मास के बाद फोर्स कितना लगा F, जो F बाई इंजन कितना लगा 40,000 न्यूटन है ना, और फ्रिक्शन ट्रैक ने कितना अप्लाई किया 5,000 न्यूटन। तो ये आगे की तरफ फोर्स लगाया कितना 40,000, और फ्रिक्शन ने क्या किया पीछे की तरफ लगाया कितना 5,000। तो नेट अनबैलेंस क्या होगा, एफ नेट कितना होगा है ना, एफ नेट कितना होगा एक्सिलरेटिंग फोर्स जो लगाया, या फिर एफ बाई इंजन कितना लगा माइनस एफ बाई फ्रिक्शन कितना लगा, तो 40,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा 35,000। ठीक है, क्या न्यूटन। अब इस नेट फोर्स की वजह से एक्सिलरेशन क्या लगेगा, तो एफ नेट ऑन दी बॉडी विल बी व्हाट मास इनटू एक्सिलरेशन। एफ नॉट कितना है 35,000 न्यूटन, मास कितना है 18,000 kg, और इसके बाद जो है एक्सिलरेशन निकालना है, तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा ही देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू 35/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ऑटोमोबाइल है, उसका मास क्या है, गिवन पैरामीटर सबसे पहले लिखना है, कितना है 1500 kg, और ये कह रहा बिटवीन सो दैट नेगेटिव एक्सिलरेशन ऑफ, तो कह रहा है कि ए निकालना है कितना -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना, फोर्स ऑफ क्या फ्रिक्शन कितना रहेगा। तो देखो, अब कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, कोई फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सिलरेशन। अब मान के चलते हैं कि पहले यूनिफॉर्म से चल रहा था, तो मास कितना 1500 kg, कितना एक्सेलरेशन अटेन करना है इसको -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1500 इंटू 1.7, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ से, ये और ये उड़ जाएगा,
15 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 2550 न्यूटन का फोर्स माइनस का, यानी कि अगर गाड़ी जा रही है ऐसे, हमारी ईवी मान के चलते हैं, ये ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? ऐसे, कितने का? माइनस 2550 न्यूटन का, ताकि गाड़ी जो है रुक जाए, है ना। कितने का एक्सेलरेशन लेके? 1.7 का एक्सेलरेशन लेके। डी एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो या फिर डी एक्सेलरेशन बोलो। अगला देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, डी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ऐसा वाला फोर्स, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल। ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ कितना लगाया? 200 न्यूटन, है ना। वी इंटेंड टू मूव वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर। एक वुडन कैबिनेट है, उसको फ्लोर पे क्या करना है? मूव करवाना है। और वेलोसिटी क्या लेके आ रहे हैं? कांस्टेंट। दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। कह रहा है कि क्या फ्रिक्शन फोर्स जो है कैबिनेट पे एक्सर्ट होगा। तो ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया 200 न्यूटन का। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन ब्लॉक अक्रॉस अ फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कह रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है मतलब a इज इक्वल टू 0, यानी कि इस वाले फोर्स की वजह से कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो जब किसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो किस में आएगा? बैलेंस फोर्स में। तो इस फोर्स को बैलेंस किसने किया होगा? फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन ने कितना फोर्स लगाया होगा? -200 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। समझ गए? बात आ गई समझ में कि 200 न्यूटन का फोर्स लगाया फ्रिक्शन ने अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, कांस्टेंट से ही मूव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? थर्ड लॉ की वजह से जब हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी हमें पुश करता है, ठीक है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। ये मूव नहीं करेगा। ये एक स्टूडेंट जस्टिफाई करता है दैट टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज कैंसिल ईच अदर। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। ये क्या है? जब सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो। ये क्या है? ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों फोर्सेस कैंसिल कर देंगे कब? जब एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो। ये किस पे लग रहे हैं? अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। तो इसका लॉजिक क्या है देखो। आपने पुश किया तो एक ट्रक था, है ना। ये खड़ा ट्रक है, स्टेशनरी है, वेलोसिटी क्या है? 0। अब एक आदमी आया, इसको पुश किया दोनों हाथ से, है ना। दोनों हाथ से पुश किया। अब एक आदमी आया, अब कोई भी तगड़ा बंदा हो तो एक ट्रक तो मूव कर पाना मुश्किल है। तो इसने फोर्स क्या लगाया? एफ फोर्स लगाया। इसने क्या फोर्स लगाया? एफ। अब जब इसने इस पे एफ फोर्स लगाया तो इसने भी क्या, ये भी ट्रक भी क्या लगाएगा? एफ, है ना। तो ट्रक भी क्या लगाएगा? एफ फोर्स लगाएगा। तो जो आपने एफ फोर्स लगाया ट्रक के ऊपर, वो क्या किया? ट्रक के टायर्स के फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया। ठीक है। तो एफ नेट कितना हो गया? 0 हो गया। जब आप 4 आदमी खड़े होकर फोर्स लगाओ फिर देखो, है ना। और आप 4 आदमी को फील भी होगा कि ट्रक वापस फोर्स लगा रहा है आपके ऊपर। अब इसलिए क्या है कि हम ये बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted on truck by single person is small and cancelled, है ना, by static friction।
therefore it does not move, है ना? And the statement that, है ना, the statement that opposite forces balances each other, holds only when they are applied on same object and in equal direction. और ये हमें चिल्ला चिल्ला के बोला है थर्ड लॉ में कि दो रिएक्शन फोर्स होगा वो अलग बॉडी लगाएगा, जो एक्शन फोर्स होगा वो अलग बॉडी लगाएगा, तो दोनों फोर्स सेम पे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉकी का बॉल है, 200 ग्राम का मास है। सही बात है, इतना ही मास होता है, 200 ग्राम का मास है बॉल का। और वेलोसिटी कितनी है इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ठीक ठाक मारा है इसको। और फिर इसको एक स्टिक ने इसको टच किया और इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, ये u है और v क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, है ना, और जो फोर्स अप्लाई हुआ उससे कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ वो निकालो। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 माइनस m2 v2 विल बी व्हाट, डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम। तो m1 कितना था, 200 ग्राम को पहले kg में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.2 kg हो जाएगा, है ना। तो 0.2 इंटू वेलोसिटी पहला कितना था, फाइनल 5, है ना, फिर माइनस 0.2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 10, है ना। तो अब कितना हो गया, 0.2 बाहर आ जाएगा, 5 माइनस 10 हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस 5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और मास का कितना है, केजी, और क्या लग जाएगा, मीटर पर सेकेंड, है ना। बॉल इज स्टक बाई हॉकी स्टिक एज टू रिटर्न, इट रिटर्न कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या कर दी इसकी, चेंज कर दी, -5 रहेगा फिर ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, ये भी क्या रहेगा, माइनस का 5 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। -15 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो खाली चेंज पूछा है तो कितना हो जाएगा, 3 केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ये। अब अगला क्या कह रहा है, एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम, टाइम कितना है, 10 ग्राम है, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, ऐसे ट्रेवल कर रही है बुलेट, वेलोसिटी कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक स्टेशनरी ब्लॉक है ना, एक स्टेशनरी ब्लॉक है और उसमें जाके हिट किया इसने बुलेट ने। ठीक है, और रेस्ट में आ गई, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल कितना हो गया, 0, और u से v यहाँ पे आया होगा तो u ही रहा होगा, 150, यहाँ पे क्या हो गया, बस हिट करने के बाद v कितना हो गया, 0। टाइम कितना लिया, 0.03 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना पेनिट्रेट करने में गया ये निकालना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना लगा बुलेट से ब्लॉक पे ये निकालना है। ठीक है, तो ये दो चीजें निकालनी है।
तो ये क्वेश्चन जो है आपके ओलंपियाड वगैरह टाइप का क्वेश्चन है, शायद क्लास में ना आए, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना है ना। तो पहला डिस्टेंस निकालते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे नहीं निकलेगा। एक है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरेशन भी अननोन है, टाइम भी दिया हुआ है, वैसे एक्सिलरेशन अननोन है, एस भी अननोन है, तो दो चीजें एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। इसमें v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, एक्सिलरेशन भी नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता, दोनों चीजें निकालनी है, इससे भी नहीं निकलेगा। तो लास्ट क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या निकाल लेंगे, a कैसे निकलेगा, t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है। तो v कितना है 0, u कितना है 150 प्लस a, t कितना है 0.03। तो a कितना हो जाएगा -150 और यहाँ पे कितना है 0.03, तो a कितना हो जाएगा -150 डिवाइडेड बाय 0.03, a आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, किस में रख दें, इस वाले में रख देते हैं। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा -150 इंटू 150 इज इक्वल टू 2, ए कितना है माइनस का 150 डिवाइडेड बाय 0.03 और एस कितना है डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, वो निकालना है भाई। तो -150 से -150 उड़ जाएगा एक, है ना। और ये कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू -150 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 -150 कितना हो जाएगा 75। तो s कितना हो जाएगा, तो 75 इंटू 0.03 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 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 आपका निकल के आएगा 2.25 मीटर के आसपास आएगा, है ना। अब एक और पार्ट निकालना है इसका, क्या निकालना है, फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या होता है ma, है ना। तो या तो ऐसे निकाल लो, है ना, या फिर आप फोर्स का एक और तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो मास कितना है, फोर्स कितना निकल जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मास कितना दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना 150, टाइम कितना लिया 0.03। तो ये 0.03 हटेगा तो यहाँ पे 100 आएगा, इस 100 से ये 2 जीरो कट गया, एक जीरो से ये 10 कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया -150/3। तो -150/3 तो कितना हो जाएगा, लगभग 50 न्यूटन का फोर्स। अब स्पेस नहीं था इसलिए करवाया, ये आंसर हो गया फोर्स का, ये आंसर क्या हो गया डिस्टेंस का, दो आंसर हो गए। आपने लाइन बाय लाइन करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg। तो मास कितना है 1 kg, जो दिया है वो लिखते रहे। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड करता है किसी से और स्टिक कर जाता है उससे। एक वुडन ब्लॉक है 5 किलो का, और जब ये स्टिक कर रहा है तो क्या कर जाता है, इससे स्टिक कर जाता है। कोलिजन के बाद क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है, और दोनों के दोनों फिर मूव करते हैं सेम लाइन पे। तो ये कह रहा है कि टोटल मोमेंटम निकालो जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ऑल्सो वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले मोमेंटम क्या था, एक m1 v1 था प्लस m2 v2 था,
तो ये क्या था, इनिशियल कंडीशन था। और फिर उसके बाद फाइनल जो होगा m1v1 प्लस m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, ये दोनों जो है क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कब? जब फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो m1v1 क्या था 1, वेलोसिटी 10, m2 क्या था 5, वेलोसिटी कितना 0। अब दोनों स्टिक हो गए, तो स्टिक हो गए तो एक ही तरह मूव करेंगे ना, तो क्या मूव करेंगे, m1 प्लस m2 एक ही मास की तरह काम करेगा और कुछ इनका वेलोसिटी होगा। तो m1 प्लस m2 कितना हो गया 5, 5 और प्लस 1 किलो का ये था 6, तो टोटल मास कितना हो गया 6 और वेलोसिटी क्या रहेगा v। तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 6 मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10/6। तो फाइनल वेलोसिटी आ गया आपका, और 10/6 कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया फाइनल वेलोसिटी। तो टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, ये कितना हो जाएगा 10। तो जो भी बच्चे आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या ओलंपियाड वगैरह देना चाहते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन मस्ट है। ठीक है, अब एक आंसर ये निकल गया, एक ये निकल गया। अब एक और चीज पूछ रहा है, एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, तो मोमेंटम तो सेम ही रहेगा, मोमेंटम अलग नहीं होता ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट निकालोगे तब भी उतना ही आएगा, 6 इंटू 5/3 करोगे तो उतना ही आएगा। जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, और यही इज इक्वल टू क्या रहेगा, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम सेम नहीं, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, तो मोमेंटम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, एक तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मास कितना है 100 kg, एक्सिलरेट किया यूनिफॉर्मली 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड चला गया, कितने में, 6 सेकंड में। इनिशियल फाइनल मोमेंटम निकालो और फोर्स कितना लगा, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो गिवन क्या है, मास दिया हुआ है कितना 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम दे दिया कितना 6 सेकंड, है ना। एक्सिलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट होगा तो हम वो इक्वेशन अपना लगा नहीं पाएंगे, है ना। तो मोमेंटम जो है इनिशियल क्या हो जाएगा, मास इनिशियल इंटू वेलोसिटी इनिशियल, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 5, कितना हो जाएगा 500 kg न्यूटन, kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 इंटू v2, m2 क्या है 100, v2 कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, फोर्स निकालो भाई, कितना फोर्स लगा, तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे तो F एक्सटर्नल आ जाएगा जो अनबैलेंस लगा है। ठीक है, तो P2 माइनस P1 यानी कि 800 माइनस 500 कितना हो जाएगा 300। टाइम लिया भाई ने कितना 6 सेकंड का, तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 300, तो 50 न्यूटन का क्या आ जाएगा, एक फोर्स आ जाएगा बढ़िया सा। और ये हमारा एक आंसर है, एक हमारा ये आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन से डरना नहीं है अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मतलब छोटा सा क्वेश्चन है बस, कितना 3 3 6 3 9 9 3 12 और 2 14, तो 14 लाइन का क्वेश्चन है, बस छोटा सा क्वेश्चन है। और बस बंदे भी 3 ही हैं इसमें, एक अख्तर है, एक किरण है और एक राहुल है। ये एक मोटरसाइकिल राइड कर रहे हैं, मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पहली बात तो 3 बंदे मोटरसाइकिल राइड नहीं करना चाहिए, गलत है ये, वो भी एक्सप्रेस वे जहाँ पे मोटरसाइकिल अलाउड नहीं होता। एक इंसेक्ट क्या किया, अच्छा मोटर कार कर रहे हैं, सॉरी सॉरी मोटर कार ओके है, चला सकते हैं, है ना। तो व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन मतलब जो आगे का शीशा होता है ना, शीशे को विंडशील्ड बोलते हैं। तो विंडशील्ड में आया, स्टक किया और चिपक गया।
अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। हुआ क्या, इन दोनों को समझ में नहीं आया। तो किरण सजेस्टेड दैट इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। पढ़ी लिखी है ये, ठीक है, वो लड़का भी हो सकता है। तो was much more than that of the motor car, ठीक है। अख्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect, ठीक है, and as a result the insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. Comment on this suggestion. तो ये समझते हैं कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्या बोला कि इंसेक्ट डाइड क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा। तो फोर्स ऑन इंसेक्ट है ना, फोर्स बाय इंसेक्ट ऑन द कार एंड फोर्स बाय कार ऑन द इंसेक्ट क्या होगा, सेम होगा। पहला तो ये है। दूसरा क्या कह रहा है कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट, है ना। और तीसरा क्या है कि जो अब प्रॉब्लम क्या होगी, जो कार का मास है और वेलोसिटी जो है किसका, कार का, वो है ना, चेंज इन वेलोसिटी जो बोलेंगे कार का, वो क्या रहेगा, मास ऑफ इंसेक्ट इनटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट। तो अगर देखें तो वेलोसिटी का क्या हो गया, इंसेक्ट कुछ वेलोसिटी से था एकदम जीरो आ गया और कुछ मास था उसका, बट कार का मास बहुत ज्यादा था, इसलिए वेलोसिटी में चेंज क्या आ गया, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट क्या आ गया, जीरो। तो ऐसा नहीं है कि जो इसने बोला है पहला कि किरण ने सजेस्ट किया कि इंसेक्ट सफर्ड ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, नहीं। ऐसा बोल सकते हैं वैसे कि मतलब एक बार दोबारा थोड़ा सा जो dp बाई टी आएगा यहाँ पे, t बाई कार और t बाई इंसेक्ट, है ना। तो उसी टाइम फ्रेम में, है ना, कि डेल टी, इसी टाइम में, टी टाइम में ही, तो जितने टाइम में इंसेक्ट जो है एक वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी पे आ गया और जो कार भी जो है, तो टाइम तो सेम ही है, तो टाइम तो चला जाएगा। तो क्या बोलेंगे, तो क्या कह रहा है, दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन। तो किरण ने गलत थी क्योंकि टाइम सेम ही लगा, तो दोनों में चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो किरण इज रॉन्ग, ठीक है। किरण के बाद एक और बंदा था ना, दूसरा बंदा कौन था, जो कह रहा है कि बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन द मोटर कार। अब अख्तर कह रहा है द सिंस द मोटर वाज मूविंग विद लार्जर वेलोसिटी इट एग्जर्ट लार्जर फोर्स ऑन द, ये गलत है। अख्तर गलत है क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से क्या था, अख्तर वाज रॉन्ग, है ना। अब हो सकता है आर्ट साइड के बंदे हों। और उसके बाद जो है राहुल ने क्या बोला कि बोथ द मोटर कार एंड द एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, बात तो सही है, और सेम चेंज इन मोमेंटम, ये भी बात सही है। तो जो क्या नाम है बंदे का, लग रहा है ये राहुल है ना। तो राहुल वॉज करेक्ट, है ना। राहुल एक्सप्लेन्ड करेक्टली एज पर सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राहुल बोला एकदम सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मोमेंटम विद अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg, एम कितना है, 10 kg, 10 kg का डंबल, ठीक है। तो ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 से 80 सेंटीमीटर, तो एस कितना है,
80 सेंटीमीटर और मीटर में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो 0.8 मीटर। और एक्सीलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना कितना है, मोमेंटम कितना जो है होगा, तो u मान के चलते हैं 0, v कितना होगा u, तो v कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as निकाल सकते हैं। v दिया हुआ है, v निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a कितना है 10, s कितना है 0.8 है ना, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 8/10, इस 10 से 10 चला जाएगा, 8 2 या 16 हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, डंबल का मास तो चेंज नहीं हुआ, मास बाहर आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 किलो का डंबल है जो पहले 4 पे फाइनल है, इनिशियल 0 है, 10 किलो कितना हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा मोमेंटम। ठीक है, तो अब ये हो गया एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। क्लोज करने से पहले प्लीज़ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपकी कुछ हमारी हेल्प करनी है तो ये हमारा यूपीआई है, इस पर आप डोनेट करके हमारी हेल्प कर सकते हो। अगर आपको हमारे चैनल पर पढ़ाना है 1-to-1 क्लासेस चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम लिंक पे या फिर इस ईमेल आईडी पे लिख के आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली सपोर्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।